चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th में लास्ट चैप्टर हमने एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया था। ओके, स्टैटिस्टिक्स भी हम पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे अभी चैनल पे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, प्लीज़ आप कंफर्म कर लें, हम यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विच इज़ चैप्टर नंबर 13 ना, चैप्टर नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्मूले नहीं रिवाइज़ करें तो पहले उसको रिवाइज़ करके आएँ, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ बताऊँगा, पर फिर भी आप एक बार रिवाइज़ करके तब इसको करें, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सैम्पल प्रॉब्लम 1। वो हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 1 में आपको क्या बोला जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, सुन लो फिर से, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम क्या डिटरमाइन करने के लिए बनाते हैं, मोड, मीडियन या मीन, क्या बताओ, या ऑल ऑफ द थ्री? मीडियन। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखें सब लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाकर क्या फाइंड करते हैं, मीडियन। तो मीडियन इज मीडियन कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, मीडियन पे। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कोई क्वेश्चन भी आएगा ना, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए बच्चों, आपको सैंपल प्रॉब्लम 2 में इन्होंने बोला इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। बोल रहा है इनकम मोर देन 10,000, मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा कितनी फैमिलीज़ को मिलता है, 100 फैमिलीज़ को। इसी तरीके से मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड, सॉरी क्या कहते हैं इसको, मैंने यहाँ क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास नहीं, ऐसा इसके नीचे जब लिखते तो उसका स्पेशल नाम होता है क्या, कुछ नहीं, चलो ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में चलो उसको बोल देता, डबल इन्वर्टेड तो नहीं है वैसे ही, है ना, फिर भी ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। इसका मतलब सेम ऐसा है, ठीक है, यानी कि इनकम मोर देन 13,000 कितनी फैमिलीज का है, 85। इनकम मोर देन 16,000 कितनी फैमिलीज का है, 69। ओके, अब समझिए जरा, आपको इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, कह रहा द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज इन रुपीज, इनकम रेंज इन रुपीज 16,000 टू 19,000। ध्यान से चेक करिए बच्चों, 16,000 से 16,000 से 19,000 के बीच में कितनी फैमिलीज हैं, कैसे निकालेंगे बताइए। 69 माइनस 15, वेरी गुड। कैसे करेंगे बताइए, समझ गए। देखिए क्योंकि इसका क्या मतलब है, इनकम मोर देन 16,000 से ज्यादा कितनी फैमिलीज को मिलता है बताइए, 69 फैमिलीज को। और 19,000 से कितने 19,000 से ज्यादा सैलरी कितनी फैमिलीज की, 50। तो 16 से लेकर 19,000 के बीच में कितनी फैमिलीज की सैलरी होगी, 69 माइनस 50, यानी कि 19 फैमिलीज ऐसी होंगी जिनकी सैलरी बिटवीन या इन द रेंज ऑफ 16,000 टू 19,000 होगी। ओके, कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 3। और सैंपल प्रॉब्लम 3 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है एग्जाम में। ध्यान से चेक करिए क्या बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन सुनिए। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ऑफ द 60 स्टूडेंट्स। सुनो बच्चों, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि स्टूडेंट्स कितने, 60, यानी कि देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे और ये उनकी हाइट्स लिखी हुई, यानी कि अगर हम इसको ऐड कर दें तो समीशन ऑफ एफ कितना है, 60। समीशन ऑफ एफ को ही हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से या स्मॉल एन से, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 60। समझ में आ गई बात। अब सुनिए, इसको पढ़ना आता है सभी बच्चों को, यानी कि 150 से लेके 155 सेंटीमीटर तक हाइट, इसके बीच में कितने बच्चे हैं, 15, यानी कि 15 बच्चे ऐसे जिनकी हाइट 150 से लेके 155 के बीच में, सही है। और किसी को भी पढ़ सकते हो आप, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 170 से लेके 175 सेंटीमीटर के बीच में, सही है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने हमको क्या बोला है, क्वेश्चन समझिए। कह रहे हैं कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखो सबको पता है ना, ये क्लास लिखी हुई है, ठीक है। क्लास का ये जो शुरू में लिखा रहता है लोअर लिमिट, बाद में जो लिखा रहता है वो अपर लिमिट। लेकिन सुनो, उन्होंने किसका किसका सम मांगा है आपसे, ध्यान से चेक करिए, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप पहले मॉडल क्लास तो निकाल लो, आप पहले मीडियन क्लास तो निकाल लो, तब तो आप उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल के उसका सम करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं क्या, मॉडल क्लास। सुनिए मैं आपको बता दूं, मॉडल क्लास, मॉडल शब्द कहां से आया है, मोड से। कहां से आया है, मॉडल शब्द कहां से आया है, मोड से। और मोड क्या होता है, सुनिए, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। तो ध्यान से चेक करिए, कौन सी हाइट की, कौन से इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके वेरी गुड, मैं तो इसको देख रहा था, सॉरी। ये देखिए ये वाली जो क्लास है, यानी कि 150 से लेके 155 तक जो हाइट है वो कितने बच्चे आते हैं इसमें, 15, यानी कि ये वाली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इस क्लास को आप क्या बोलेंगे, ये क्लास हो गई आपकी कौन सी क्लास, मॉडल क्लास, सही है। अब इन्होंने क्या बोला था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 150, सही है। तो हम देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं एल एल, मतलब लोअर लिमिट ऑफ व्हाट, ऑफ मॉडल क्लास।
मॉडल, MODAL मॉडल क्लास। तो ये कितनी लोअर लिमिट बताइए, 150 है। कोई डाउट है? आगे बढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सुनो, मीडियन क्लास आपको कैसे निकालते थे? मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, और वो वाली क्लास जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 होगी, जस्ट ग्रेटर देन n/2। मैं निकाल के दिखाता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। देखिए सबसे पहले आप यहाँ CF निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? ये 15 और 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 28, और 28 प्लस 10 38, और 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा बोलिए? 46 ना, सही है, चेक कर लेना। 46 प्लस 9 कितना होता है? 55, और 55 प्लस 5 60, सही है। अब हमको क्या चेक करना है? हमको सुनिए, मीडियन क्लास कैसे चेक करते हैं? मीडियन क्लास इज द क्लास, मैं लिख दे रहा हूँ, मीडियन क्लास, देखिए मीडियन क्लास इज द क्लास whose cumulative frequency is just greater than n/2। यानी कि n/2 निकालो पहले। n कितना है बताओ? n कितना है? 60। तो n/2 कितना हो जाएगा? 60/n क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। तो अब आपको क्या ढूंढना है? मीडियन क्लास इज द क्लास whose cumulative frequency is just greater than 30। यानी कि ऐसी क्लास ढूंढो जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 30 हो। तो ध्यान से चेक करो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है, ये 28 है, 28, और हमको क्या चाहिए? 30 से जस्ट ग्रेटर। तो 30 यहाँ कहीं बीच में आता होगा, आने दो, लेकिन 30 से जस्ट ग्रेटर क्या है? 38 है। तो ये वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी की जो क्लास होगी, वही क्लास क्या कहलाएगी आपकी? बोलिए, मीडियन क्लास, सही है। तो ये मीडियन क्लास है। और अभी आपने सैंपल प्रॉब्लम 1 करा था, उसमें उसने यही पूछा था क्या, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाते हैं? मीडियन को निकालने के लिए ना। उसका फॉर्मूला भी होता है, वो सबको पता है, चलो कोई बात नहीं। अब ये मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास का आपको क्या चाहिए था? अपर लिमिट। तो ध्यान से चेक करो, 165, ये लोअर और ये अपर। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज व्हाट? 160। अब हमको क्या करना है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास को ऐड करना है, यानी कि 150 प्लस 160, आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 315। बिल्कुल सही। ओके, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? ऑप्शन बी पे कर लीजिए। इट वॉज 3, 4 कराना है। चलिए स्टूडेंट्स, लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 4 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 156 इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, क्योंकि लिखने लायक कुछ है नहीं। सुनिए भाई, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नीचे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, 4 प्रोबेबिलिटीज दी है, बता रहा है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा। चलिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको -0.04, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 1.004, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको 18/23, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 8/7, ठीक है बच्चों। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, किसी इवेंट की कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी। सुनो, क्या -0.04 किसी की प्रोबेबिलिटी होगी? आपको पता है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये नहीं हो सकती है, नो, ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये देखो, ये तो 1 से बड़ा है, हमको पता है प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक, लास्ट वाले ऑप्शन को देखो, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? 8 बड़ा है और 7 क्या है? छोटा। अगर आप 8 को 7 से डिवाइड लगाओ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर से ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, 1 से बड़ा आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। इसको चेक करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और आंसर पॉजिटिव भी आएगा, यानी कि दिस इज लेस देन 1, यानी कि ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, सैंपल प्रॉब्लम 5 देखिए, मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन सुनिए। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ फेस कार्ड। सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ फेस कार्ड, ठीक है। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 में से कितने फेस कार्ड होते हैं? सुनिए, फेस कार्ड पहले कौन कौन फेस कार्ड होते हैं? किंग, क्वीन और जैक। बताया आपको हमने ये क्लास में, और जिन बच्चों को नहीं पता पहले एनसीईआरटी वाला वीडियो प्लीज देख के आइए, ठीक है, वहां पर सब समझाया हुआ है, और फिर आप इसको देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। 3 फेस कार्ड होते हैं, और कितने सूट होते हैं टोटल? 4। कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। हार्ट, डायमंड, हार्ट और डायमंड रेड कार्ड, और स्पेड और स्पेड और क्या? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। स्पेड और क्लब क्या हो जाएंगे आपके? ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो एक सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। तो 4 फूट में कितने होंगे? 3 4 12, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होते होंगे? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज 12/12।
52। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ नहीं 4 से जाएगा नहीं, हाँ 4 3 और यहाँ से करेंगे 4 1 और 4 3 यानी कि आंसर इज 3/13। ठीक है बच्चों, तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, हम लोग किस पे टिक लगा देंगे 3/13 पे कर लीजिए। स्टूडेंट्स सैंपल प्रॉब्लम 6 लीजिए, बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। ध्यान से चेक करिए, कोई बैग है उसमें क्या है 3 रेड बॉल्स है। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको आंसर देना है। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स है एंड 7 ब्लैक बॉल्स है, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। क्वेश्चन सुनिए जरा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछा है इन्होंने, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। What is the probability that a ball drawn from the bag at random मतलब randomly कोई बॉल निकाली, what is the probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black? Probability of getting neither red nor black। ठीक है, देखिए नाइदर ब्लैक नॉर रेड का मतलब, या नाइदर रेड नॉर ब्लैक का मतलब क्या कहना चाहते हैं वो, रेड नहीं होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए, यानी कि सुनो ये जो स्टेटमेंट है ना ये किसके इक्विवेलेंट है, वाइट होने के, ये किसके इक्विवेलेंट है, वाइट होने के, यानी कि रेड और ब्लैक ना आ जाए वाइट आ जाए। तो हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं बताइए, कोई डाउट है? हाँ ओके, अभी मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट तो सब लोग कर लोगे, कैसे, कितनी व्हाइट बॉल्स हैं 5 और टोटल बॉल्स फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 5 और टोटल कितने हो जाएंगे 5 + 7 कितना होगा 12 + 3 15, तो आंसर इज 1/3। ऐसे भी कर सकते थे इसको, एक और तरीके से कर सकते थे, सुनिए पता है आप ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, आपको पता है ना किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। ये ई बार क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो नाइदर की जगह क्या कर देंगे आइदर रेड नॉर की जगह और ब्लैक, तो ये आता है आपको निकालना, ये कैसा हो जाएगा आइदर रेड और ब्लैक मतलब रेड और ब्लैक, 7 3 10 अपॉन टोटल कितनी 15। ठीक, तो ये आ जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर इसको हमने आइदर रेड और ब्लैक को हमने क्या बोला है ई, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 10/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब समझ गए बात ना, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर ब्लैक, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10/15 को आप उधर भेजोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर ब्लैक इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस ये इधर चलाएगा 10/15, दैट विल बी इक्वल टू 15 - 10 दैट इज 5/15, सो आंसर विल बी 1/3। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट निकाल कर। ठीक है, कर लीजिए 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन्होंने बोला आपसे चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन 4 ऑप्शंस। ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन सुनिए, x बार ये मीन निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस, यहाँ इन्होंने समीशन नहीं दिया है, समीशन भी होता था ना, और यहाँ समीशन प्रिंट नहीं, मेरे ख्याल से मिस प्रिंट है, चलो कोई बात नहीं। समीशन ऑफ fi di अपॉन fi, क्वेश्चन में बोलता है फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा di's मतलब डेविएशंस, di's नहीं आपको याद है, ये डेविएशंस होते थे, कह रहा है डेविएशंस di's आर डेविएशन फ्रॉम a क्या होता था अज्यूम मीन फ्रॉम a ऑफ सुनो, यानी कि ये a अज्यूम मीन किसका होता था, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास का होता था, अपर लिमिट ऑफ द क्लास का होता था अज्यूम मीन, कि मिड पॉइंट ऑफ द क्लास का होता था, कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास का होता था। गलत जवाब, यस मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास, भूल गए आप, सुनो मैं याद दिला देता हूँ, समझो जरा। जैसे कि मान लो कोई क्लास है 10 to 15 और फिर 15 से 20 और फिर 20 से 25 फिर 20 से 30, बस इतना ही ले लेता हूँ मैं, तो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसीज लिखी रहती थी, है ना, FI मान लो 2 5 6 7, ठीक। अब समझो, याद है आपको जब ग्रुप डेटा होता था, ये ग्रुप डेटा है कि नहीं बताइए, ग्रुपिंग नहीं कर दी कि 10 से लेके 15 रुपीज़ कितने बच्चों को मिलते हैं, 2 को 15 से 20 रुपीज़ कितने बच्चों को मिलते हैं, ग्रुपिंग कर दी कि नहीं कर दी बताइए, कर दी कि नहीं कर दी ग्रुपिंग। और जब ग्रुपिंग कर दी ग्रुप डेटा हो गया कि नहीं हो गया। जब ग्रुप डेटा आ जाता था तो याद करिए हम क्लास मार्क निकालते थे, यहाँ क्या निकालते थे हम, क्लास मार्क निकालते थे, और क्लास मार्क को ही क्या बोलते हैं बच्चों, मिड पॉइंट। क्लास मार्क को ही क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 15 + 10 डिवाइडेड बाय 2 12.5, सही है। इसी तरीके से 20 + 15 डिवाइडेड बाय 2, भूल चुके हो क्या क्लास मार्क निकालना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 17.5।
तो अब हमको निकालना नहीं, लेकिन आप समझिए जब ऐसे करके यहाँ पर मिड पॉइंट्स आ जाते थे तो इसी मिड पॉइंट से आप क्या चूज करते थे, एक अज्यूम मीन, याद है मिडिल मोस्ट वैल्यू को अज्यूम मीन, जरूरी नहीं कि मिडिल मोस्ट वैल्यू को, किसी को भी आप एक अज्यूम मीन यहाँ पे अज्यूम करते थे, याद है ए, और इसी ए से आप डेविएशन निकालते थे, किसका, हर एक मिड पॉइंट का, नहीं भूल गए हो, हाँ। तो ये ए क्या होता था, पढ़ो, DIs आर डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ व्हाट, यानी कि ये ए कहाँ से आता था, अज्यूम मीन, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क्स से ही तो आता था, क्या दिक्कत है बताइए, हाँ। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी पे। तो देख लीजिए आप पूरा पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूज हैं, तो इस तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप अच्छे से करके तब जाइए, कर लीजिए। 13.1 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा, ध्यान से समझिए, मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा, याद है आपको मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा का एक फॉर्मूला अभी हमने इसके पहले किया था, याद है, वो फॉर्मूला था आपका x बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi, याद है। अब सुनिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। देखिए ये आपको कोई क्लास दी रहती थी, क्लास देने का मतलब ग्रुपिंग कर दी, डेटा की क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी, सही बात है कि नहीं, कि देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 10 से 15 कितने बच्चों को मिले, 2 बच्चों को। 15 से 20 रुपए कितने बच्चों को मिले, ये रुपए में कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकती है, मुझे नहीं पता, खिलौने हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए रुपए लेके चल रहा हूँ। 20 से 25 कितने बच्चों को मिले, 6 बच्चों को, और 25 से 30 कितने बच्चों को मिले, 7 बच्चों को। तो समझिए जरा एक्चुअल में क्या है कि आपको याद है आप यहाँ मिड पॉइंट निकालते थे किसका, क्लास मार्क का, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 12.5, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 17.5। चलो भाई आगे का भी बता दो जरा, 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, हाँ 24, तो तुम्हारे कहने से कर रहे हैं, मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं कहीं और दिमाग लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बताइए, हाँ कितना हो जाएगा ये, हाँ कितना 22.5। तो ये ज़्यादा कैसे आ गया, गलत बता रहे हो आप, 27.5 कौन सा, ये वाला, और ये 24.5, ये 27.5, सही होगा, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, ये जो मिड पॉइंट आते थे बच्चों, आप इसको किससे दिखाते थे, आप इसको xi से दिखाते थे, ठीक है, याद है। और इससे पहले भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था मीन का, याद है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, याद है कि नहीं याद है, भूल गए हो, हाँ डिविजन, हाँ ये डायरेक्ट मेथड था ना। लेकिन आप खास बात समझिए जरा क्या, कि यहाँ पर आप क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को उठाकर किससे मल्टीप्लाई करते थे, 12.5 से, यानी कि समझिए जरा एक्चुअल में 10 से 15 रुपए कितने बच्चों को मिले, 2, लेकिन ग्रुप डेटा में ये मान लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं है, फ्रीक्वेंसी किसकी, मिड पॉइंट की, फ्रीक्वेंसी किसकी है, तभी तो आप फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भाई fi xi आता था ना, याद है, भूल चुके हो, हाँ 2 इंटू क्या करते थे आप 12.5, इसी तरीके से 5 इंटू क्या करते थे आप 17.5, याद है, और इसको जोड़ देते थे तो नीचे समीशन ऑफ fi xi आ जाता था, भूल चुके हो बताओ, ऐसा कुछ करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है। तो समझिए जरा एक्चुअल में देखिए ये तो इंटरवल है, इंटरवल में तो 10 से 15 यानी कि कितने रुपए की हम बात कर रहे हैं, 10 रुपए की भी बात कर रहे हैं हम, 11 रुपए की भी बात कर रहे हैं, 12 की भी, 13 की भी, 14 रुपए की भी बात कर रहे हैं, 15 रुपए अगले वाले में काउंट होगा, आपको पता है। तो 10 से लेके आप 14 रुपए की बात कर रहे हो, तो ये भैया किसकी फ्रीक्वेंसी है, 10 रुपए की कि 11 रुपए की कि किसकी, तो जवाब ये है कि ये मान लिया जाता है क्या, कि ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है कि while computing mean of group data we assume that the frequencies are evenly distributed over all the classes, मतलब ये फ्रीक्वेंसी पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, यस, यही ऑप्शन सही है कि नहीं, हाँ। इस फ्रीक्वेंसी को कहाँ सेंटर्ड मान लेते हो आप, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास पे या क्लास मार्क पे, सही बात है कि नहीं। अरे भाई इसका क्लास मार्क निकाल लेते हो ना, कितना है 12.5 रुपए, तो आप फ्रीक्वेंसी कितनी मान के चल रहे हो, 12.5 रुपए, यानी कि 12.5 रुपए कितने बच्चों को मिले, 2, ये आप मान के चलते हो। स्टैटिस्टिक्स इंसानों ने बनाई है, ठीक है ना, भगवान ने नहीं बना के दी है, इंसानों ने बनाई है, कुछ नियम पे चलती है जिससे कि हमारी जो भी है प्रोबेबिलिटीज़ और ये सब चीज़ें सही आती हैं, हमने आपको क्लास में पहले ही बताया हुआ है, समझ में आ गई बात। तो हमने क्या मान के चले इस मेथड में कि सभी फ्रीक्वेंसीज कहाँ सेंटर्ड है, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, ठीक है। तो इस पे हम टिक लगा लेंगे, और बाकी सब ऑप्शन गलत हैं, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस ये भी गलत है। इसका मतलब समझते हो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब
हाँ 10 से लेके 14 सबकी फ्रीक्वेंसी 2 to 2 मान ली, ऐसा तो नहीं है। ठीक, इसका मतलब समझते हो, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट, यानी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या मान ली इन्होंने 15, यानी कि 15 रुपए कितने बच्चों को मिले 2, ये बात भी गलत है। और उसके बाद लास्ट में देखिए कह रहे हैं सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट, यानी कि किसी क्लास में आपने लोअर लिमिट पे सेंटर कर दिया किसको, फ्रीक्वेंसी को, यानी कि आपने मान लिया कि 2 बच्चों को कितने रुपए मिले 10, ऐसा नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहाँ सेंटर्ड होती है, क्लास मार्क पे, यानी कि जो क्लास मार्क आता है उसी को आप क्या मान के चल लेते हो, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना सर, 9 होगा। हाँ 5 होगा। कौन से, 5 नहीं 3rd है, ये एक्सरसाइज का चल रहा है ना, वो तो सैंपल प्रॉब्लम थी। चलिए बच्चों लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, मैं आपको बता दूं। चलिए पहले मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन दिया हुआ है 0। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ शायद, क्योंकि मेरे पास तो PDF फाइल है, इसमें मिसप्रिंट है। जिस बच्चे के पास बुक है वो देख सकता है NCERT एग्जाम्पलर में, शायद उसमें सही छपा हो, लेकिन मैं आपको सही क्वेश्चन और सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, ये तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऐसे कुछ, और बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, मैं थोड़ा अलग से मैंने इसको लिया हुआ है क्योंकि सही से है नहीं मेरे PDF में। बोला इफ एक्साई आर द मिड पॉइंट्स, एक्साइज क्या है, एक्साइज आर व्हाट, मिड पॉइंट। कहाँ के मिड पॉइंट होते हैं, ऑफ क्लास इंटरवल्स, है ना, इसी को क्लास मार्क भी बोलते हैं ना, ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक है भाई, क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स क्या है, एक्साइज है। एक्साइज मतलब एक्साई, x1 x2 x3 ये सब है ना। और अच्छा ग्रुप डेटा होगा, है ना, एंड द फ्रीक्वेंसीज आर fi। fi's क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसीज है। सही है, तो क्वेश्चन सुनिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि देन एंड x बार इज द मीन, एंड x बार इज द नॉट x बार, यस x बार इज व्हाट, मीन। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन समझ में आया, बताओ क्या है। एक्साई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, एफआईज आर फ्रीक्वेंसीज, और एक्स बार क्या है, मीन। ये गिवन क्वांटिटीज हैं, ये सारी चीज़ें, ये तीनों आपको गिवन है, और आपको उन्होंने बोला है फाइंड समेशन ऑफ, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा ऑफ, या फिर समेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर एफ आई एक्साई माइनस एक्स बार, ये वैल्यू बच्चों आपको निकालना है। अब कुछ बच्चे तो यहाँ तुक्का मार देंगे, बोलेंगे 0 है, आंसर उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपको याद होगा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्साई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है कि नहीं होता है बताइए। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ और बताइए, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्साई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई क्या होता है, एन, टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो एन, सुनो, मीन एक नंबर होता है कि नहीं होता है, और एन भी क्या है, एक नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई नहीं लग सकता है, बताइए लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स बार इंटू एन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्साई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि समीशन ऑफ एफ आई एक्साई की वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू एक्स बार। आ गई कि नहीं आ गई बताइए, ये आई इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है इसको, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। हाँ, अब देखिए वापस आ जाइए, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सुनिए, जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे छोटी क्लासेस में आ जाइए, 9th में आपने किया होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता था, तो 2x प्लस 2y हो जाता था कि नहीं हो जाता था। ठीक इसी तरीके से ये जो समेशन है बच्चों, ठीक, ये समेशन अगर आप लगाएंगे किस पे, अंदर, तो एक बार इस पे भी लगेगा और एक बार इस पे भी लगेगा। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्साई माइनस समेशन ऑफ एक्स बार। सुनो एक बात बताएं, ध्यान से समझिए बच्चों, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन ऑफ एफ आई एक्साई की वैल्यू तो आपको पता है क्या, एन इंटू एक्स बार। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। समेशन ऑफ एक्स बार क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। समझिए जरा, देखिए अगर आपको उन्होंने कहीं पर लिखा हो समेशन ऑफ 2, क्या लिखा हो, समेशन ऑफ 2, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, समझो जरा, बता रहा हूँ। इसको आप अगले स्टेप में 2 इंटू 1 लिख लो, सही है, और 2 एक कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर आ जाएगा। 2 इंटू समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 1 मतलब 1 को n टाइम्स ऐड कर दो, 1 को n टाइम्स ऐड कर दो, और अगर 1 को n टाइम्स ऐड किया जाता है तो n आता है, क्योंकि 1 + 1 2, और 1 को अगर 3 बार ऐड करोगे तो 3, 1 को अगर 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4, तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे, समेशन का मतलब नहीं पता,
समेशन का मतलब है जो समेशन के पीछे लिखा उसको n टाइम्स ऐड किया जाता है, यानी कि समेशन ऑफ 1 कितना आता है n। तो अगले स्टेप में हम आंसर लिखते हैं समेशन ऑफ 2 इंटू समेशन ऑफ 1 की वैल्यू याद रख लीजिए सब लोग, कितना होता है n, तो यहाँ 2n आ जाता। और सॉल्व कराऊँ एक दो क्वेश्चन, समझो। जैसे समेशन ऑफ 5 दे देता आपको, तो आप क्या करते इसको, समेशन ऑफ 5 इंटू 1 5 आ जाता बाहर, और अंदर क्या बचता बताइए, समेशन ऑफ 1, और समेशन ऑफ 1 कितना होता है बच्चों, n, बता दिया मैंने आपको। आ जाइए यहाँ पर एक बार बताइए, जैसे वहाँ समेशन ऑफ 2 समेशन ऑफ 5 आ रहा था, वो नंबर थे कि नहीं थे, अरे भाई x बार भी तो क्या है, नंबर है, मीन ही तो है ये। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, समेशन ऑफ fi xi, इसको तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस, ध्यान दें x बार को समेशन के बाहर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले इसको क्या लिख लेंगे, x बार इंटू 1। कोई डाउट है बताइए, x बार कहाँ आ जाएगा, समेशन के बाहर, तो समेशन ऑफ 1 आ जाएगा। और यहाँ ध्यान से चेक करिए, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार बाहर आ गया, और समेशन ऑफ 1 कितना होता है n, तो पीछे हमने क्या लिख दिया n, समेशन ऑफ 1 कितना होता है n। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू कितनी है चेक करो, n इंटू एक्स बार, वहां से चेक करो, n इंटू एक्स बार माइनस एक्स बार इंटू n को आप क्या लिख सकते हो, n इंटू एक्स बार। सुनो, ये जो नंबर है वही तो ये है, तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से हम इसको करेंगे, कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।